आज का टॉपिक है इंसोलेशन, सूर्यातप इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की एक मोटी सी परत है, उस परत का सूर्यातप पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्यातप का मतलब ये है कि जो सूर्य से रेडिएशन आता है या सूर्य से जो विकिरण आती है पृथ्वी तक, बीच में एटमॉस्फेयर क्या भूमिका निभाता है, उसको पास करने में या उसको नीचे तक पहुंचाने में और उसको परावर्तित करने में। ठीक, तो इसके चार हेडिंग्स या चार क्या कहते हैं कारक है, समझिए। एक को प्रत्यावर्तन कहते हैं, दूसरे को एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहते हैं, तीसरे को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विसरित प्रत्यावर्तन या इसको विसरण भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। ये चारों जो तत्व हैं या चारों क्या कहते हैं कारक हैं, ये सूर्यातप पे अपना रोल निभाते हैं वायुमंडल से परावर्तित करने में और अंदर प्रवेश कराने में। ठीक, और हम जानते हैं कि अर्थ और सन मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी है 14.95 करोड़ किमी, ये औसत दूरी है। तो इतनी दूरी से आने में भी सूर्यातप कुछ हद तक मात्रा उसकी कम हो जाती है, प्रभाव उसका कम हो जाता है। लेकिन जब वास्तव में ये कमी तब आती है जब ये पृथ्वी पर पहुंचता है, पृथ्वी के मोटी वायुमंडल को क्रॉस करता है, मोटे वायुमंडल को क्रॉस करता है। देखिए, पहला इसमें है रिफ्लेक्शन या परावर्तन या प्रत्यावर्तन। परावर्तन आप लोग समझते हैं, कोई किरण ऐसे आई, किसी सतह से टकराई और परावर्तित हो गई। जैसे हम अगर मिरर लें या कांच लें तो सूर्य के सामने करें तो वो जितनी प्रकाश आएगा उतना रिफ्लेक्ट करता है, लगभग 99.999% वो रिफ्लेक्शन देता है। पूर्ण परावर्तन मतलब पूरी तरह से परावर्तित कर देता है, इसको पूर्ण परावर्तन दूसरी चीज है। ठीक, तो इसको हम परावर्तन या प्रत्यावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं अल्बिडो, मतलब सकल सूर्यातप। सकल सूर्यातप मतलब संपूर्ण सूर्यातप का कितना प्रतिशत हिस्सा परावर्तित हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में आया और पृथ्वी के वायुमंडल से पृथ्वी की सतह से कुल मिलाकर कितना प्रकाश वापस लौट जा रहा है, कितना प्रत्यावर्तन है, उसी को कहते हैं पृथ्वी का एल्बिडो या किसी भी सतह का एल्बिडो। हर ठोस सतह का एल्बिडो होता है। ठीक, तो पृथ्वी का हमारा एल्बिडो कितना है, लगभग कहीं आपको 30 मिलेगा, 30 से 34% तक मिलता है। मतलब सूर्य से आने वाले प्रकाश का 30 से 34% हिस्सा नीचे पहुंचता ही नहीं, धरती पर परावर्तित हो जाता है, लौट जाता है। बाकी जो आता है 65% 66% वो भी वापस लौट जाता है बाद में। लेकिन जो 34% 30 से 34% हिस्सा है वो परावर्तित होकर ऊपर से ही वापस लौट जाता है, धरती तक नहीं पहुंचता, हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक, एक डायग्राम है, इसके थ्रू समझिए कि जब कोई परावर्तन होता है तो वो किस कोण पे हो रहा है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ प्रभावित करता है इससे। कैसे, जैसे ये देखिए 30 अंश के कोण पे अगर हो रहा है तो 6% ऊर्जा जो परावर्तन हो रहा है वो 6% होता है। अगर ठोस सतह पे 30 अंश के कोण पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो वो 6% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, नॉर्मल सतह जो धरती होती है। लेकिन यही अगर सीधे आता है 90 अंश के कोण पर सीधे धरती पर पड़ता है जो प्रकाश, उसका केवल 2% हिस्सा परावर्तित होता है। मतलब समझ रहे हैं, जब गर्मी में सीधे प्रकाश आता है तो वो केवल 2% हिस्सा ही वापस लौटता है, जबकि जब ठंडी के महीने में ऐसे तिरछे प्रकाश आता है तो वो अधिक मात्रा में वापस लौट जाता है। इसका मतलब कि गर्मी में जब प्रकाश ज्यादा आ रहा होता है तो उस समय कम लौटता है, जबकि उस समय ज्यादा लौटने की आवश्यकता होती है, उतनी प्रकाश की जरूरत होती नहीं तो ज्यादा लौटता नहीं। ठंडी में ज्यादा की जरूरत होती है तो इतना तिरछे प्रकाश पड़ता है कि ज्यादा लौट जाता है। ठीक, यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो पड़ता है प्रकाश वो बहुत तिरछे पड़ता है, तिरछे पड़ने के कारण उसका ज्यादा हिस्सा लौट जाता है। जैसे ये देखिए कि अगर हम 10 अंश पे तिरछे प्रकाश को 10 अंश पे न्यून कोण पे पड़े तो 35% प्रकाश का हिस्सा लौट जाता है, सूर्यातप का 35% हिस्सा अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है। यही 90 अंश के कोण पे पड़े, सीधे पड़े तो 99% से अधिक वापस लौट जाता है। ठीक, ये होता है प्रत्यावर्तन का कोणिक इफेक्ट। और अगला जो है बाकी चीजें देखिए, किस किस सतह से कितनी चीजें लौटती है। प्रवेशी विकिरण ऊर्जा जो मतलब वायुमंडल में प्रवेश कर रही है, सूर्यातप की ऊर्जा, उसका अगर हम फ्रेश स्नो से देखें, फ्रेश स्नो का मतलब है कि ताजा वर्षा हुआ जो हिम है, वर्षा से ताजा हिम जो प्राप्त हुआ है, ताजा है, उससे कितना प्रतिशत लौटता है, उससे लौट जाता है 75 से 95%। वो लगभग जो बर्फ की सतह होती है, नवीन बर्फ की सतह, ताजा बर्फ की सतह, वो एक प्रकार से शीशे या मिरर का काम करती है, कांच का काम करती है, वो लगभग प्रकाश को वापस लौटा देती है। ठीक,
30 से 34%। आप लोग देखेंगे तो बर्फ चमकती भी रहेगी, अगर नई सतह बर्फ की है तो दूर से चमकेगी, वो लगभग प्रकाश को वापस लौटा देती है अंतरिक्ष में। अगला देखिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या कपासी वर्षी बादल। कपासी वर्षी बादल से कितने प्रतिशत लौटता है? 70 से 80%। वो कपासी वर्षी मतलब बादलों के घनत्व पर डिपेंड करता है कि बादल के कण कितने नजदीक नजदीक हैं, तो उसमें 70 से 80% जो प्रकाश है वापस लौट जाता है। आप देखेंगे कि जो कपासी वर्षी बादल होते हैं, जो घनघोर एकदम कपासी वर्षी जैसे घनघोर बादल होते हैं, एकदम ऊंचे लंबाई वाले बादल होते हैं, ज्यादा गहराई जिसकी होती है, उससे कहाँ नीचे प्रकाश पहुंचता है? लगभग अंधेरा छा जाता है। इसका मतलब प्रकाश वो आता है वहीं से टकराकर वापस लौट जाता है। ठीक, उसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, कपासी वर्षी बादल कहते हैं। और अगर दूसरे प्रकार के बादल को देखें तो उससे कम लौटता है, जैसे कि अगर हम स्ट्रेटस क्यूमुलो स्ट्रेटस को देखें, जिसको कपासी स्तरीय कपासी बादल कहते हैं, उससे केवल 10 से 15% प्रकाश वापस लौटता है। ठीक, अगला है डेसिडुअस फॉरेस्ट या पतझड़ वन, जो हमारे यहाँ पतझड़ वन ही है भारत में, उससे केवल 10 से 20% प्रकाश या सूर्य तक वापस विकिरण वापस लौटता है। अगला है कोणधारी वन, जिसको शंकुधारी वृक्ष कहते हैं, जो मुख्यतः ठंडे प्रदेशों के वृक्ष है, उससे कितना लौटता है? 5 से 15% प्रकाश वापस लौटता है। ठीक, अगला है ग्रीन क्रॉप मतलब हरी फसल, जो हमारे यहाँ ज्यादातर जो हरी फसल होती है वो 3 से लेकर 15% प्रकाश को वापस लौटा देती है। वहीं डेजर्ट एरिया मतलब जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी से दूर से चमकता है, उससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है वो ज्यादा प्रकाश वापस लौट जाता है, तो ये 25 से 30% प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में लौटा देता है। ठीक, इसका मतलब कि जो रेगिस्तान है वो अपेक्षाकृत कम प्रकाश होता है, उसकी धरती जो है कम प्रकाश प्राप्त करती है, ऊष्मा कम प्राप्त करती है, ज्यादातर वो वापस लौटा देती है। वो अपना उसका मैकेनिज्म है, समझिए कि इतना वापस लौटा देती है, नहीं तो रेगिस्तानी क्षेत्र में और ज्यादा गर्मी पड़े। ये लगभग प्रत्यावर्तन कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्शन प्रत्यावर्तन, जिसको हम एल्बिडो कहते हैं। ठीक, अलग अलग ग्रहों का भी अलग अलग होता है। जैसे हम बुध ग्रह का देखें तो बुध ग्रह का एल्बिडो 6% है। पृथ्वी का भी बताए हैं, पृथ्वी का लगभग 30 से 34% के आसपास है, लेकिन बुध ग्रह का एल्बिडो केवल 6% है। चंद्रमा का एल्बिडो कितना है? 7% है। मंगल ग्रह का एल्बिडो कितना है? 16% है। ठीक, ऐसे ही 76% के आसपास शायद शुक्र ग्रह का शायद 76% के आसपास है, और बाकी ग्रहों का 76% से ज्यादा है। ठीक, अगला है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, मतलब जो सूर्य का प्रकाश आता है वायुमंडल और धरती कुल मिलाकर कितना % अवशोषित कर लेती है, या कोई भी सतह कितना अवशोषण करता है। इसको ध्यान देंगे, चयनात्मक होता है। चयनात्मक शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए तीनों में लिखा हूँ, चयनात्मक ना, नॉन चयनात्मक मतलब क्या कहते हैं, नॉन सेलेक्टिव या ये भी सेलेक्टिव, ये दोनों सेलेक्टिव होते हैं और ये नॉन सेलेक्टिव होता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस समझेंगे, ये चीजें अलग है। अवशोषण का मतलब जैसे वायुमंडल में आया प्रकाश, कुछ हद तक वायुमंडल उसको, वायुमंडल के जो कण होते हैं अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जो प्रकाश में होते हैं कई कलर्स होते हैं, कई तरंगदैर्घ्य के प्रकाश होता है, प्रकाश में कई तरंगदैर्घ्य होते हैं, तो प्रत्येक हर कण जो होता है कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्य को ही सोखता है। जैसे जलवाष्प की बात करें तो एक अवरक्त तरंगों को सोख लेता है, वाटर वेपर जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को सबसे अधिक मात्रा में अवशोषित करता है, जो पृथ्वी पर प्रकाश आकर लौट रहा होता है। ठीक, वहीं ऊपर से वायुमंडल के बाहर से आने वाले प्रकाश को आने देता है, लेकिन जब जो प्रकाश लौट रहा होता है तो जलवाष्प उसे अवशोषित कर लेता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी तो पृथ्वी से लौटने वाला प्रकाश कम हो जाएगा, आने वाला उतना ही रहेगा। इसका मतलब पूरी पृथ्वी की ऊष्मा बढ़ जाएगी, पूरी पृथ्वी गर्म हो जाएगी। अगर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई तो पूरी पृथ्वी गर्म हो जाएगी। इसको ऐसे समझिए कि जहां पर अत्यधिक मौसम नम रहता है वहां उमस अधिक पड़ती है, क्योंकि जो जलवाष्प होता है वो उमस को या ऊष्मा को अधिक अवशोषित करने की उसकी क्षमता होती है। ठीक, तो वाटर वेपर है इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर लेता है जो पृथ्वी से लौट रहा होता है, जिसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ, लंबी तरंगदैर्घ्य वाला रेडिएशन। अगला क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये जो 60 वेवलेंथ की होती है तरंगे उनको अवशोषित कर लेता है। इसका मतलब सूर्य से आने वाली जो 60 वेवलेंथ होती है जिसको परावैंगनी किरणें कहते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, उसको उसके 60 वेवलेंथ को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जो अति 60 मतलब वेरी 60 हाईली 60 होती है, जो बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य होती है, उसको नाइट्रोजन ऑक्सीजन अवशोषित नहीं कर पाते। उसको एक चीज अवशोषित करती है, कण, जिसको ओजोन कहते हैं। ठीक, ओजोन जो गैस होती है ये हाईली 60 वेवलेंथ रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है।
मतलब उच्च आवृत्ति की बहुत न्यून तरंग दैर्घ्य वाली तरंग को ये अवशोषित कर लेती है। यही कारण है कि जो हमारे यहाँ तक ये तरंग अति पराबैंगनी अति शार्ट वेवलेंथ वाली पराबैंगनी किरणें नहीं पहुँचती और जो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए और सभी जीव जंतुओं और वृक्षों के लिए हानिकारक है। ठीक, अगला है, ये ध्यान दीजिए 0.4 से 0.7 म्यून, इसको कहते हैं दृश्य प्रकाश, जिसको हम देख सकते हैं। जो रोशनी हम देख रहे हैं वो केवल 0.4 से 0.7 म्यून के बीच होती है। जो 0.4 से छोटी होती है उसको हम कहते हैं पराबैंगनी ना, क्योंकि ये 0.4 बैगनी कलर का होता है। जो बैगनी कलर होता है उसकी तरंग दैर्घ्य 0.4 होती है और जो रेड कलर होता है उसकी तरंग दैर्घ्य रेड कलर या रेड के बाद रेड ही कलर होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य 0.7 होती है। ठीक, तो जो 0.4 से छोटी तरंग दैर्घ्य उसको पराबैंगनी कहते हैं, मतलब बैगनी के पार वाला पराबैंगनी। और जो 0.7 से बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है उसको इंफ्रारेड कहते हैं, रेड के आगे वाला, मतलब लाल के बाद वाला, लाल कलर के साथ है 0.7 से जो अधिक है उसको कहते हैं इंफ्रारेड, जिसको जलवाष्प अवशोषित कर रहा है। और जो इससे कम आवृत्ति वाली तरंगें हैं उसको ये ओजोन अवशोषित, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कई कण अवशोषित कर रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य गैस हैं जो अलग अलग तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करते हैं। ठीक, एक बेसिक चीजें हो गया। अगला है, ये ध्यान रखिए, जो 0.4 से 0.7 दृश्य प्रकाश होता है वायुमंडल के कण उसको रोकते नहीं है, ज्यादातर को आने देते हैं। ठीक, लेकिन जो लौटते समय इंफ्रारेड लौटती है, क्योंकि लौटते समय पृथ्वी सोख लेती है, फिर रात को उसको वापस करती है इंफ्रारेड तरंग के रूप में, जिसको हमें दिखाई नहीं देता है, तो वो अवशोषित कर लेते हैं कण। इसीलिए हमारा जो वायुमंडल है अपेक्षाकृत गर्म रहता है, आने तो देता है प्रकाश को लेकिन जाते समय रोकने लगता है। अगला है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विसरित प्रत्यावर्तन। इसको विसरण भी कहते हैं। विसरण समझते हैं आर पार हो जाना, कोई परत हो या कोई लेयर हो जिसके जल आर पार चला जाए, गैस आर पार चली जाए, उसी को विसरण कहते हैं। इसके लिए चित्र समझिए। विसरण का मतलब कोई प्रकाश आया, वायु के कणों में घुसा और घुस करके पार हो गया, लेकिन प्रत्यावर्तन हो रहा है। इसका मतलब पार सीधे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वायु के कणों से टकराकर मुड़ जा रहा है, तो इसी को कहते हैं विसरित प्रत्यावर्तन। मतलब पार तो हो रहा है लेकिन हल्का मुड़ जा रहा है। ठीक, और इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें देखिए, जिसको स्कैटरिंग कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, इसमें जब तरंग दैर्घ्य आती है तो ये सेलेक्टिव होती है। मतलब सूर्य का प्रकाश आया जिसमें कई कलर के वेव हैं, कई कलर की तरंगें हैं, तो वो प्रकाश आया, वायु के कणों से टकराया और वो कई भागों में विभाजित हो जाता है। इसको सेलेक्टिव कहते हैं, चयनात्मक कहते हैं। उसका चयन कई भागों में हो जाता है, रेड अलग हो जाता है, लाल ब्लू अलग हो गया, बैगनी अलग हो गया। ठीक, वो जिस कणों से जिस वायु के कण से टकरा रहा है उस पर डिपेंड करता है। यदि जो एक कण है, जो धूल के कण है, वाष्प के कण है, अगर ये तरंग की वेवलेंथ, जो तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है उससे बड़े हैं कण, कणों का व्यास उससे बड़ा है, तो ये पूरी तरंग को मोड़ देता है। लेकिन यदि कण का व्यास तरंग दैर्घ्य से छोटा है तो कण का सेलेक्टिव चयनात्मक प्रकीर्णन करता है, जो रेड को अलग कर देगा, ब्लू को अलग कर देगा। ठीक, इस प्रकार का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन और विसरित प्रत्यावर्तन में केवल इतना अंतर है। इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इसको स्कैटरिंग प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है विभिन्न रंगों का अलगाव नहीं होता है इसमें। मतलब जो विभिन्न रंग है, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जब हम बादल के हल्के बादल होते हैं तो सूर्य ऊपर से दिखाई देता है, सूर्य ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन हल्का और सफेद कलर में दिखाई देता है। ऐसा होता है। इसका मतलब कि सफेद कलर में सभी कलर शामिल होते हैं। सफेद ऐसा कलर है, व्हाइट ऐसा कलर है जिसमें सभी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश शामिल होते हैं। इसका मतलब बादल सभी तरंग दैर्घ्य को प्रकाश को हमारे यहाँ आने दे रहा है, बस अपने अंदर से मतलब प्रवेश कराकर बाहर निकाल दे रहा है, हल्का मोड़ दे रहा है। तो वो विसरित प्रत्यावर्तन है, जिसको हम विसरित दिवा प्रकाश कहते हैं। दिन में जो हल्का हल्का प्रकाश आता है बादल को पार करके, उसको विसरित दिवा प्रकाश कहते हैं। और वो दिखाई देने का कारण एक विसरित प्रत्यावर्तन है। अगर वो अलग अलग रंग के प्रकाश को तोड़ देता बादल, तो हमें अलग अलग रंग दिखते। बादल एक जैसा, मतलब सफेद रंग का जो सूर्य है वो नहीं दिखता। ठीक, अगला इसको समझिए स्कैटरिंग या प्रकीर्णन, जिसको चयनात्मक कहते हैं। मतलब अगर जो धूल या वाष्प के कण हैं, अगर वो बहुत छोटे हैं और तरंग दैर्घ्य से छोटे हो जा रहे हैं, तो वो प्रकाश को कई भागों में विभाजित कर देते हैं, प्रकाश को मोड़ देते हैं। इसीलिए उसको स्कैटरिंग प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के अलग अलग कणों को अलग अलग दिशा में मोड़ देना। यही कारण है कि जो शाम के समय
सूर्य का प्रकाश आता है वो हमें केवल लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब शाम के समय सबसे मोटी वायुमंडल की परत को क्रॉस करना पड़ता है सूर्य पे, सूर्य का प्रकाश तिरछे पड़ता है, इसको ऐसे समझिए, ये रही पृथ्वी, ये रही पृथ्वी, इसके ऊपर वायुमंडल। शाम के समय मान लीजिए अगर यहाँ है, सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो कितनी मोटी वायुमंडल की इतनी मोटी परत को क्रॉस करना पड़ रहा है। अगर सीधे आता है तो केवल इतनी मोटी वायुमंडल की परत को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो जब मोटी वायुमंडल की परत को क्रॉस करना पड़ रहा है तो जो बाकी कलर है, नीला, बैगनी, हरा, पीला, सब प्रकीर्णित हो जाते हैं, सब बिखर जाते हैं। केवल लाल प्रकाश चूंकि उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, इसलिए वो हमारे यहाँ तक पहुंच पाता है। इसलिए शाम और सुबह सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। और एक और चीज समझे, जैसे कि कहा जाता है प्रकीर्णन के कारण ही जो हमारा वायुमंडल है वो नीले कलर का या आसमानी कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो आसमानी या ब्लू कलर है वो उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक हो रहा है, बैगनी कलर, ब्लू कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो रहा है, इसलिए वो प्रकाश प्रकीर्णित होकर वायुमंडल को नीला कर देता है। ठीक, बस इतना ही।